नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मैं इस वक्त प्रयाग में मौजूद हूं क्योंकि आपको पता है कि पूरे देश की नजर इस वक्त प्रयाग पर टिकी हुई है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हो चुकी है और इसके बाद एक एक करके नए खुलासे हो रहे हैं और इस वक्त जो बड़ी खबर हमारे पास है वो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं और आज साथ ही ये भी बता दूं आपको कि क्योंकि धारा 144 यहां पर है, इसलिए जिस तरीके से हम धरतीपुत्र का कार्यक्रम करते हैं उस तरीके से ये कार्यक्रम आज हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तमाम बड़ी बातें, बड़े खुलासे जो हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा खुलासा आज का कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब अशरफ ने जो दावा किया था कि एक लिफाफा है और चिट्ठी है सीजेआई के नाम और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम, वो चिट्ठी भेजी जा चुकी है। टाइम्स ऑफ भारत पर हम उस चिट्ठी को दिखा रहे हैं आपको, लेकिन पूरा जो मजमून है इस चिट्ठी का वो अभी खुलना बाकी है। और साथ ही साथ बड़ी बात यह भी है कि अशरफ और अतीक को क्या योगी आदित्यनाथ से यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की उम्मीद थी, इसीलिए योगी आदित्यनाथ को भी ये लिफाफा यानी कि ये चिट्ठी भेजी गई। इसके अलावा आपको बता दें कि सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी भेजी जा चुकी है। 1 से 2 दिन में ये चिट्ठी पहुंच जाएगी और एक बार ये चिट्ठी पहुंच जाए उसके बाद तमाम जो सवाल उठ रहे हैं हत्या पर, अशरफ और अतीक की हत्या पर, उसको लेकर बड़ी बातें सामने आ सकती हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है, कोई बड़ा व्यक्ति है और इस बात की भी आशंका जाहिर की जा रही है कि अतीक और अशरफ के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसके नाम का खुलासा अतीक और अशरफ कर सकते थे। आपको याद होगा, आपको वो वीडियो और उस वीडियो में जिसमें अशरफ आखिरी वक्त में नाम लेता है गुड्डू मुस्लिम का, आखिरी में गुड्डू मुस्लिम का नाम वो लेते हुए उसकी मौत हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर अटैक हो जाता है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम का नाम लेकर वो क्या कहना चाहता था, साथ ही जो लिफाफा है, जो चिट्ठी है, उसमें अशरफ या अतीक ने क्या लिखा है। हालांकि आपको ये बता दें कि ये चिट्ठी अतीक के नाम से लिखी गई है जो योगी आदित्यनाथ और सीजेआई को लिखी गई है, लेकिन चिट्ठी का जो पूरा मजमून है वो अभी खुलना बाकी है। लेकिन टाइम्स नाउ पर हम आपको इस चिट्ठी से जुड़ी हुई तमाम जो बातें हैं वो आपको सबसे पहले दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रतापगढ़ जेल पर इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी मनीष यादव, हमारे साथ आशुतोष नैनी जेल से मौजूद हैं और अनुज लखनऊ से मौजूद हैं। आप तीनों के पास मैं आऊंगा क्योंकि तमाम बड़ी खबरें लगातार आप लोग दिखा रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचा रहे हैं। और एक भी खबर हम लोग प्रयाग से जो जुड़ी हुई है, अतीक अहमद हत्याकांड से जो जुड़ी हुई है या फिर अतीक को लेकर जो बातें की जा रही हैं या जो सवाल उठाए जा रहे हैं उससे जुड़ी हुई जो खबर है वो सबसे पहले पहुंचा रहे हैं आप तक। लेकिन इस वक्त आपको दिखाते हैं कि कैसे अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो जाती है, उसके बाद लिफाफा सामने आता है, सियासी बयानबाजी होती है और सियासी बयानबाजी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जो 3 शूटर हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया उनके पीछे कौन है। आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे, अपने सहयोगियों के पास चलेंगे। अतीक अशरफ का एक्सक्लूसिव लिफाफा टाइम्स नाउ नवभारत के पास है। लिफाफा खुलेगा तो माफिया ब्रदर्स की मौत की मिस्ट्री, केमिस्ट्री सब कुछ सामने आएगी। अतीक और अशरफ को किसने मरवाया, कौन है माफिया ब्रदर्स के मर्डर का मास्टरमाइंड। ये है वो लिफाफा जिसमें बंद है अतीक और उसके भाई अशरफ के मौत से जुड़े हुए सबसे बड़े राज। सबसे पहले इस लिफाफे को गौर से देखिए। इसमें यहां नीचे लिफाफे के दाईं ओर आपकी टीवी स्क्रीन के दाईं तरफ अतीक का नाम लिखा गया है। ये पूर्व सांसद वाला एनवेलप है जिसमें अतीक के दफ्तर का पूरा पता और मोबाइल नंबर का भी जिक्र है, यानी ये सीक्रेट चिट्ठी अतीक के लेटर हेड पर लिखी गई। अब लिफाफे का ऊपरी हिस्सा देखिए, यहाँ लिखा है सेवा में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली,
यानी इस लिफाफे में जो सीक्रेट चिट्ठी है उसे सुप्रीम कोर्ट के नाम पर लिखा गया है। ये वो लिफाफा है जिसका जिक्र अशरफ ने मरने से पहले किया था। जो बंद लिफाफा है इसे कोरियर कर दिया गया है, यानी कि वो करीबी जिसके पास ये अशरफ का लिफाफा था उसने इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम कोरियर किया है। यही वो लिफाफा है जो हम लगातार दिखा रहे हैं, इसे ही चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 दिनों में ये लेटर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिसीव भी हो जाएगा। इसके अलावा इस लेटर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। तो ये बड़ा खुलासा इस वक्त है कि इस लेटर को जो बंद लिफाफा है इसे कोरियर कर दिया गया है। वो शख्स जिसके पास ये लेटर अशरफ ने रखा था उसने वादा निभाया है और उस लेटर को, जैसा कि अशरफ ने कहा था कि उसकी मौत के बाद ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास चला जाएगा, ये लेटर कुछ दिनों में, अगले 2 दिनों के अंदर पहुंच जाएगा। इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। ये किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। सुना आपने, 2 हफ्ते के भीतर जेल के अंदर से निकालेंगे और निपटा देंगे। अशरफ ने अपने हत्या से पहले जो कुछ कहा, जैसा कहा, 18 दिन बाद ठीक वैसा ही मंजर सामने आया। प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाने के दौरान अशरफ की भविष्यवाणी सच साबित हुई। 3 शूटर आए और देश के सबसे बड़े सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दे दिया। 7 सेकंड में 18 गोलियों की बौछार हुई। अतीक को 8 और अशरफ को 5 गोलियां लगी। 28 मार्च को कही बात 15 अप्रैल को सच हो गई। सवाल ये है कि क्या माफिया ब्रदर्स के मर्डर की स्क्रिप्ट पहले ही तैयार हो चुकी थी? मर्डर से पहले दिया गया अशरफ का बयान और उसके आधार पर सामने आया ये लिफाफा तो कम से कम यही बता रहा है। इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। ये किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस का है। नहीं बता सकता मैं। अधिकारी का नाम बता दीजिए। आपने उमेद की हत्या करवाई है। आपने उमेद की हत्या बोलने दो यार। भैया, क्या आपका क्या आप जो बता रहे थे वो बात दोबारा बताइए। किसी अधिकारी ने क्या कहा है? अधिकारी ने क्या कहा है? अधिकारी ने क्या कहा है? माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसे धमकी दिया है। ये वही बंद लिफाफा है जिसे अशरफ और अतीक ने जेल में ही तैयार किया था। अशरफ ने खुद बताया था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो ये सीक्रेट लिफाफे 3 जगह जाएंगे। नंबर 1, माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को। नंबर 2, माननीय चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को। नंबर 3, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को। यानी अतीक और अशरफ को कहीं न कहीं ये मालूम था कि उन्हें रास्ते से हटाए जाने की प्लानिंग बड़े लेवल पर चल रही है, लेकिन इसके पीछे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं हैं। और अगर कुछ होता है तो न्यायपालिका के बाद सीएम योगी ही वो शख्स हैं जो उन्हें इंसाफ दिलवा सकते हैं। ये लिफाफा जो बंद लिफाफा है इसे कोरियर कर दिया गया है, यानी कि वो करीबी जिसके पास ये अशरफ का लिफाफा था उसने इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम कोरियर किया है। यही वो लिफाफा है जो हम लगातार दिखा रहे हैं, इसे ही चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 दिनों में ये लेटर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिसीव भी हो जाएगा। इसके अलावा इस लेटर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। तो ये बड़ा खुलासा इस वक्त है कि इस लेटर को जो बंद लिफाफा है इसे कोरियर कर दिया गया है। वो शख्स जिसके पास ये लेटर अशरफ ने रखा था उसने वादा निभाया है और उस लेटर को, जैसा कि अशरफ ने कहा था कि उसकी मौत के बाद ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास चला जाएगा, ये लेटर कुछ दिनों में, अगले 2 दिनों के अंदर पहुंच जाएगा क्योंकि ये कोरियर कर दिया गया है। सवाल यही है कि सीक्रेट लिफाफे में क्या है, अब वो भी आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक अतीक के लेटर हेड पर लिखी गई इस सीक्रेट चिट्ठी में कुछ पॉलिटिशियन के नाम हो सकते हैं, कुछ रियल एस्टेट कारोबारियों के नाम हो सकते हैं, कुछ बड़े बिल्डर्स और कारोबारियों के नाम हो सकते हैं, एक बड़े पुलिस अधिकारी का नाम भी हो सकता है। माना जा रहा है कि इस चिट्ठी में उन लोगों के नाम हो सकते हैं जिनसे अतीक अहमद को जान का खतरा था,
इस पूरे मामले में कोई न कोई ऐसा बड़ा अधिकारी जरूर शामिल है जिससे अतीक डरा हुआ था, क्योंकि अशरफ ने भी अपने बयान में ये कहा था कि वो उस बड़े अधिकारी का नाम जीते जी नहीं ले सकता। सवाल यही है कि वो बड़ा अधिकारी कौन है, वो सफेद पोश कौन है? क्या अतीक अहमद कोई राज विपक्ष का खोलने वाला था, समाजवादी पार्टी का? अब जांच के दायरे में है कि उसके मौत क्यों और कैसे हुआ है। उसके दो पक्ष हैं, एक पक्ष जो आप उठा रहे हैं, दूसरा पक्ष जांच के बाद पता चलेगा। अशरफ के वकील विजय मिश्रा ने यह भी दावा किया है कि जेल से अशरफ ने सीक्रेट लेटर लिखा है। वकील का दावा यह भी है कि वो बरेली जेल में अशरफ से 3 बार मिले और तीनों ही बार वो बेहद डरे हुए थे। बिल्कुल सही है। जब 28 तारीख को जिला कचहरी प्रयागराज से उनको बरेली वापस जेल ले जाया जा रहा था, तो उससे पहले उनको पुलिस लाइन ले जाया गया था, जहां पर उनको ये कहा गया था कि 15 दिनों बाद तुमको जेल में निकाल के तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। ये बात अशरफ जी ने मीडिया के माध्यम से कही भी थी और वो बात बिल्कुल सच हुई। इस बयान के बाबत मैं उनसे जेल में मिलने गया था विधिक तरीके से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यार एक अधिकारी थे जिसका नाम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, आपको रहना पड़ता है कचहरी में। तो उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर दोबारा तुमको जेल से निकाल के तुम्हारा 15 दिन में काम तमाम कर देंगे। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने कहा यार मैंने तो मीडिया के माध्यम से कह दिया है कि बंद लिफाफे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, मुख्यमंत्री जी और आला उच्च अधिकारियों को बंद लिफाफे के रूप में वो नाम पहुंचा दिया जाएगा। अशरफ ने अपने वकील से ये भी कहा था कि प्रयागराज का एक अधिकारी उनकी हत्या करवाना चाहता है। कुछ भी हो, प्रयागराज के इस अधिकारी का रसूख इतना बड़ा है कि डॉन भी उससे डरा हुआ था। सवाल यही है कि वो अधिकारी कौन है। इस सवाल के जवाब में ही अशरफ और अतीक की मर्डर मिस्ट्री छुपी है। सवाल यही है कि जो डर अशरफ और अतीक को लग रहा था, क्या वही डर उसके ससुराल वालों को भी लग रहा है? हम चकिया इलाके में मौजूद हैं और इसी इलाके में कभी अतीक अहमद की दबंगई चलती थी, बादशाहत कायम थी और इसी इलाके में उनका ससुराल भी है, यानी जो शाइस्ता परवीन का मायका है वो इसी इलाके में है। और मोहम्मद हारून पूर्व उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी रहे हैं और ये जो हारून है वो अतीक अहमद के ससुर बताए जाते हैं। लेकिन इनका जो मकान है, जो आप देख सकते हैं कि 2 मंजिला ये मकान है, लेकिन अब इस मकान में कोई नहीं रह रहा है, यानी जो लोग हैं परिवार के वो अब इस मकान को छोड़कर फरार हो चुके हैं। कोई तो है जो परिवार को डरा रहा है। कौन है वो? जब इसका जवाब मिलेगा तो अतीक और अशरफ की हत्या की पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी। फिलहाल इंतजार करना होगा सीक्रेट चिट्ठी के उसके सही मुकाम तक पहुंचने का। प्रयागराज से विनोद मिश्र और आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो ऐसा कौन था जिससे अतीक और अशरफ डरे हुए थे? वो अतीक और अशरफ जिससे पुलिस वाले भी डरते थे, जिसके केस में जज भी छोड़कर चले जाते थे, कहते थे ये केस और इसका फैसला मैं नहीं ले सकता या मैं नहीं ले सकती। ऐसा कौन सा अधिकारी है जिससे अशरफ को जेल के भीतर डर लगने लग गया था? या फिर इस अशरफ और इस अधिकारी के अलावा कोई ऐसा शख्स भी है जो इन सब चीजों को होते हुए देखना चाहता था? तो मास्टरमाइंड कौन है? लिफाफा सामने आ चुका है, लेकिन 3 शूटर्स जो हैं उसके बारे में बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। तीनों को नैनी जेल से शिफ्ट कर दिया गया है प्रतापगढ़ की जेल में। जी हां, तीनों ही हमलावर जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिन्होंने अतीक और अशरफ को मौत के घाट सुला दिया, उन तीनों को अब प्रतापगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। क्योंकि नैनी जेल वो जेल है जहां पर बहुत सारे ऐसे कैदी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो बेहद करीबी माने जाते हैं अतीक के, जो बहुत करीबी माने जाते हैं अशरफ के। तो इसीलिए इन लोगों को प्रतापगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि इन तीनों से अभी जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसके आधार पर जांच चल रही है। हमारे सहयोगी मनीष यादव इस वक्त मौजूद हैं प्रतापगढ़ जेल में।
क्यों प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया? क्या नैनी जेल में इन अपराधियों को खतरा था? मनीष। देखिए बिल्कुल विद्या, चूंकि डीजीपी जेल ने समीक्षा की थी, पुलिस की भी ऐसा मानना था कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे इनकी जान को खतरा हो। सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना बहुत जरूरी है। समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया कि प्रयागराज से इन्हें स्थानांतरित किया जाना है। लेकिन जेल कौन सी रहेगी? जेल प्रयागराज के नजदीक रहे वो ज्यादा सटीक है, क्योंकि 29 को दोबारा पेश करना है। जो न्यायिक हिरासत है वो 29 अप्रैल तक है। तो ऐसे में जो प्रयागराज से लगभग 50 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ पड़ता है, तो वहां पर इन्हें ट्रांसफर करना ज्यादा आसान था। आज दोपहर 2 बजे के लगभग प्रयागराज से इन्हें प्रतापगढ़ जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। हालांकि यहां पर भी चूंकि प्रयागराज के बगल का जिला है, तो ऐसे में ये कहना कि यहां पर अतीक के गुर्गे नहीं होंगे, ये बहुत जल्दबाजी होगी। यहां पे जो क्षमता है 300 के आसपास लगभग यहां पर कैदियों की क्षमता है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा यहां पर कैदी बंद हैं। 50 कैदी ऐसे हैं जो बाहर की जेलों से यहां पर रखे गए हैं। ऐसे में यहां पर भी सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन एक्सरसाइज कर ली गई होगी। डीजीपी स्तर से रिव्यू किया गया, उसके बाद ये मंथन करके फैसला हुआ कि इन्हें प्रयागराज जेल में रखा जाएगा। चूंकि नैनी सेंट्रल जेल ऐसी जेल जो कभी अतीक अहमद के रसूख का अड्डा हुआ करती थी, जहां पर अतीक की अदालतें लगा करती थी, जहां पर अतीक से मिलने लोग फैसला करवाने आया करते थे, वहां पर गुर्गे आज से नहीं लंबे अरसे से वहां पर बंद हैं। ऐसे में तीनों की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, जिसके बाद विद्या ये फैसला लिया गया है। का दूसरा घर हुआ करता था, ऐसा भी कह सकते हैं मनीष, ऐसा भी कह सकते हैं कि मनीष अतीक का वो दूसरा घर हुआ करता था, जहां खानसामा भी पहुंच जाया करता था, और जो भी जरूरतें होती थी अतीक की, वो जरूरतें पूरी हो जाया करती थी। हालांकि 17 के बाद इस जेल में अतीक को जब भी लाया गया या रखा गया, उसके बाद अतीक के लिए माहौल वैसा नहीं था। और अतीक तो यहां तक कह के गया कि साबरमती जेल में भी उसे परेशान किया जा रहा है, यानी कि जेल की परिस्थिति बदल गई। हालांकि इसके बावजूद वो अपने गैंग को चलाता रहा जेल के भीतर से। लेकिन आशुतोष मेरे साथ जुड़े हुए हैं नैनी जेल से। आशुतोष, सवाल यह है कि जिस लिफाफे को लेकर अभी बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ भारत ने किया है, उस लिफाफे में ऐसा क्या हो सकता है? उसमें कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं, और कौन हो सकता है वो अधिकारी जिससे अतीक और अशरफ को डर लगता था? कौन वो व्यक्ति हो सकता है जिसको इस बात का डर सता रहा था कि अतीक और अशरफ ने अगर उसका नाम ले लिया तो पोल पट्टी खुल जाएगी, उसका सारा किया कराया पानी में चला जाएगा? बिल्कुल विद्या, देखिए न सिर्फ प्रयागराज की जनता बल्कि पूरे प्रदेश की जनता यही जानना चाहती है कि अशरफ के उस बंद लिफाफे का राज क्या है। आखिर वो कौन पुलिस अधिकारी है जिसने अतीक अहमद के साथ अशरफ को धमकी दी थी, और अशरफ ने इस बात का जिक्र बाकायदे मीडिया के सामने कहा था और किया था, और उसने कहा था कि एक अधिकारी है जिसने कहा है कि मैं तुम्हें जेल से दूसरी बार बाहर लाऊंगा किसी न किसी दूसरी वजह से, और इसके बाद तुम्हारी हत्या करा दी जाएगी। और देखिए जो आशंका उसने व्यक्त की थी वो लगभग सच साबित भी हुई। लगभग 2 हफ्ते के बाद, मतलब 28 मार्च को अशरफ ने ये बात कही थी, और अब 15 अप्रैल होते होते उसकी हत्या कर दी जाती है। तो निश्चित तौर पे जो उसने आशंका व्यक्त की थी वो सच साबित होती है। हमने अशरफ के वकील विजय मिश्रा से भी बात की, और उन्होंने बताया कि यहाँ से बरेली जाने के बाद वो लगभग 3 बार बरेली जेल में अशरफ से उन्होंने मुलाकात की थी, और हर बार अशरफ जो था वो बेहद डरा हुआ दिखा, बेहद भयभीत दिखा, और वो बार बार यही कह रहा था कि देखिए कोई अधिकारी है जो उसे लगातार धमकी दे रहा है, उसकी हत्या करवाना चाहता है, लिहाजा आप ऊपरी अदालत में जाइए और सुरक्षा को लेकर एक तरीके से याचिका दाखिल करिए, ताकि जब भी मैं बरेली से प्रयागराज आऊं, नैनी जेल आऊं, या फिर किसी मामले में मुकदमे की पैरवी के लिए मैं यहां पर आऊं, तो मेरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता हो। हालांकि विजय मिश्रा का यह कहना है कि 2 दिनों तक जब कस्टडी रिमांड में दोनों भाई थे तो उस दौरान भारी पुलिस सुरक्षा उनके साथ चलती थी, लेकिन तीसरे दिन यानी कि जिस रात उनकी हत्या हुई, महज चंद पुलिस वाले ही उनके साथ थे। और यही नहीं, जब वैन से उतरते हैं तो दोनों को आगे जाने के लिए बाकायदे छोड़ दिया जाता है, और मीडिया उनके बेहद नजदीक होती है। तो ऐसे में अगर हत्या होती है तो उन्होंने सीधे तौर पे हत्या के लिए पुलिस अधिकारियों को एक तरीके से जिम्मेदार ठहराया। और अब हर किसी को इंतजार इसी बात का है कि उस बंद लिफाफे में अशरफ ने किसका नाम लिया है। देखिए अशरफ के लगातार जिस तरीके से उसने कांड किए थे उस पर जो शिकंजा है वो कसता जा रहा था। पहले बरेली जेल में पुलिस पर है ही, और पुलिस के इकबाल पर भी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट
बिल्कुल आशुतोष, सवाल पुलिस पर है क्योंकि पुलिस कस्टडी में था अतीक और अशरफ, और पुलिस की सुरक्षा के बीच अगर हत्यारे आकर इस कांड को अंजाम देते हैं तो सवाल पुलिस से पूछे जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर भी उठने लगे और सीधे अनुज के पास चलते हैं। अनुज, लेकिन अब जो बात सामने आई है, जिस लिफाफे का जिक्र हो रहा है, जिस पर बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत ने किया है, उससे तो यह लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ पर अतीक और अशरफ को भरोसा था। उसे लगता था कि अगर मेरी हत्या हो जाती है तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उसके परिवार को न्याय दिला सकते हैं। उसमें से ये एक योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी हो सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उसने ये बयान दिया था उसमें साफ तौर पे उसने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो बंद लिफाफा जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंचेगा। यानी उससे साफ लगता है कि उसे यकीन था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज़रूर उसे इंसाफ दिलाएंगे और इसी वजह से उसने इस बात का जिक्र किया था। लेकिन यहाँ पर चिंता की बात उन लोगों के लिए है जिनको कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि कहीं अतीक उनके नाम का खुलासा न कर दे। चाहे हम कस्टडी की बात करें, कस्टडी में आईएसआई लिंक की बात जब सामने आई तब एसटीएफ और एटीएस लगातार इस बात की पूछताछ कर रही थी कि आखिरकार अतीक अहमद का वो कौन मिडिलमैन था जिसके जरिए वो आईएसआई के संपर्क में था। ऐसे में उस मिडिलमैन की भी तलाश की जा रही है। लेकिन इस बंद लिफाफे में आखिरकार किसका नाम था, वो कौन शख्स था जो लगातार जिससे अतीक और अशरफ को डर था और वो लगातार उनको धमकियां दे रहा था। तो ऐसे में अब इंतज़ार इस बात का है कि वो बंद लिफाफा जब पहुंचेगा, उसके बाद जब खुलेगा तो आखिरकार उसमें किसका किसका नाम होगा। क्या महज उस ऑफिसर का नाम होगा या कई और लोगों के नाम जो है वो उसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आपके पास मैं अनुज लौट कर आऊंगा कि सनी और सोडी की मुलाकात हुई थी और दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई थी और इसके अलावा कुछ दस्तावेजों का आदान प्रदान भी हुआ था। जी हाँ, ये वही सनी है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। 3 लड़के जिन्होंने गोलियां चलाई अतीक के ऊपर और अशरफ के ऊपर, और उन्हीं में से एक सनी जिसकी मुलाकात होती है सोडी से। हमारे साथ मनीष मौजूद हैं। मनीष, क्या है ये पूरी कहानी? देखिए, कहानी शुरू होती है हमीरपुर जेल से, जहां पर मोहित उर्फ सनी बंद था। जब हमीरपुर जेल में वो ये जो सोडी है जब ये बंद था, वहीं इसी दरमियान इन दोनों की मुलाकात हुई। लेकिन जेल से छूटने के बाद भी संपर्क लगातार बना रहा। मेरठ बुलाया सोडी ने, 2 हथियार दिए कि इसे अपने पास रखो। वहीं से फैसला हुआ कि गैंग बनाया जाए, गैंग में कुछ और लोगों को जोड़ा जाए। लवलेश तिवारी जो कि पुराना जानने वाला था मोहित का, उसे बुलाएगा। मेरठ जाकर सोडी से इन दोनों ने मुलाकात की, गैंग बन गया। अब एक और लड़के की जरूरत थी तो ऐसे में किसी के जरिए अरुण मौर्य संपर्क में आया और फिर इस गैंग में अरुण मौर्य को भी शामिल कर लिया। अपराध की डील होने लगी। लेकिन झटका उस वक्त लगा जब सोडी का इनकाउंटर हो गया। मेरठ का बड़ा माफिया सोडी भी था, लेकिन दिल्ली में मार गिराया गया, ढेर कर दिया गया। गैंग को लगा कि अब वो कमजोर हो गया है। ऐसे में बहुत जरूरी था कि जराइम की दुनिया में अपने आप को स्थापित करने के लिए एक ऐसी बड़ी घटना की जाए जिससे पूरे प्रदेश में उनके नाम का डर कायम हो जाए। योजना बनाई जाने लगी और सही टारगेट था अतीक और अशरफ, बड़े बाहुबली जिनकी तलाश की जा रही थी नेटवर्क को खगालने की। एक सेकंड, मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं मनीष, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं कि ये तीनों का मोटिव एक कैसे हो गया? इन तीनों को एक साथ लाने वाला जो व्यक्ति है उसका मोटिव ये क्यों था कि अतीक अहमद और अशरफ को अगर निपटा देते हैं तो आगे आने वाले दिनों में वो बड़े डॉन बन सकते हैं, बड़े माफिया बन सकते हैं? किसके लिए ये जो मास्टरमाइंड है वो काम कर रहा था, या इन तीनों को एक साथ लाने वाला व्यक्ति काम कर रहा था? देखिए, सोडी के मार्फत विद्या तीनों जुड़े, लेकिन बीच में कई कड़ियां और हैं जिन कड़ियों को खोजने की
कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। सोड़ी के बाद जब गैंग कमजोर हुआ उसके बाद ये तीनों किसके संपर्क में आए, किसने इन्हें सुझाया कि अतीक और अशरफ टारगेट होना चाहिए। तो ये जो कड़ियां हैं इन्हें मिलाने की कोशिश पुलिस कर रही है। इन कड़ियों को जब मिलाया जाएगा तो ऐसे बहुत सारे नाम आ सकते हैं जो सफेद पोश होंगे, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, जिनकी समाज में प्रसिद्धि है, जिनको डर था कि अतीक और अशरफ मुंह खोलते हैं तो बात उन पर आ सकती है, उनका खेल खराब हो सकता है, उनका पर्दाफाश हो सकता है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो जानकारी मिल पा रही है उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। कई सारे तरीके अपनाए गए हैं, कई पहलुओं पर अलग अलग टीम को लगाया गया है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशुतोष बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनुज बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सवाल यही है कि वो सफेद पोश लोग कौन हो सकते हैं और क्या वो हैं भी या नहीं हैं, और इसके अलावा इतना बड़ा कौन सा अधिकारी है उत्तर प्रदेश प्रशासन में या पुलिस प्रशासन में जिससे अतीक और अशरफ को डर लगने लगा। क्योंकि ये अतीक और अशरफ वही हैं जो अपने घर पर किसी लड़की को उठाकर ले जाते हैं तो एक हफ्ते तक हाथ पैर जोड़ने के बावजूद, पुलिस प्रशासन के हाथ पैर जोड़ने के बावजूद छोड़ते नहीं हैं। यानी कि मनमानी करते थे, गुंडागर्दी करते थे, बदमाशी करते थे, लोगों की जमीन हथिया लिया करते थे, मकान हथिया लिया करते थे, गोली मार दिया करते थे, एक्सटॉर्शन किया करते थे। सिविल लाइंस की एक भी दुकान ऐसी नहीं थी जहां से वो उगाही नहीं किया करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि माफिया डॉन के मर्डर का मास्टरमाइंड कौन।